हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गॉस लॉ। चलिए, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल इसमें से कुछ ना कुछ आता ही है। तो गॉस लॉ पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि गॉस लॉ की आवश्यकता क्या है, ये क्यों बना है। तो देखिए बेटा, अभी तक आप पढ़ चुके हैं कि बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। अभी तक हमारे पास सिर्फ बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना हम सीख पाए हैं। तो बिंदु आवेशों के समय पर आपने देखा था कि अगर कोई बिंदु आवेश है या बिंदु आवेशों के निकाय हैं Q1, Q2 और Q3, इनके कारण किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात किया जा सकता है। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु P पर r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। यहाँ Q आवेश है और r दूरी है, बीच की दूरी। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम अलग अलग आवेशों के कारण इस बिंदु पर पहले वैद्युत क्षेत्र निकाल देते, फिर अध्यारोपण के सिद्धांत से उनको सदिश जोड़ देते थे और परिणामी वैद्युत क्षेत्र P पर आ जाता। पर अगर आवेश बेटा कंटिन्यू हो, सतत हो, ये बिंदु आवेश है, अलग अलग रखे थे। पर अब हम पढ़ेंगे सतत आवेश, जो मैं आपको जैसे एक लंबे वायर के का बताया था मैंने, एक समान सतत आवेशित लंबा वायर, इसमें कंटिन्यू चार्ज होता है सतत। अब इस तरीके के सिस्टम, इस तरीके के निकायों के कारण वैद्युत क्षेत्र किस प्रकार से जाता है, यहाँ पर ये बिंदु आवेशों का ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, क्योंकि ये एक बिंदु आवेश है। और बाकी सतत आवेश में बेटा बहुत ज्यादा आवेश होते हैं। सतत आवेश मैंने आपको बताया था, एक कॉपर के छोटे से टुकड़े में भी, कॉपर के कितने छोटे से टुकड़े, जितना कि एक डाइस का 1 सेंटीमीटर, यानी समझिए लूडो की डाइस जितना बड़े टुकड़े में 2.5 × 10⁻24 के करीब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बेटा ये बहुत बड़े लेवल की बात होती है, ठीक है। तो सतत आवेशों के कारण, कंटिन्यूअस चार्जेस के कारण वैद्युत क्षेत्र हम गॉस लॉ की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो गॉस लॉ की सहायता से क्या है, सतत आवेश वितरित निकायों के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात किया जा सकता है, जहां पर बिंदु आवेशों वाला फॉर्मूला वैलिड ना हो। गॉस लॉ में सबसे अच्छी बात यह है कि गॉस लॉ से सतत आवेश वितरित निकायों के कारण वैद्युत क्षेत्र भी ज्ञात कर सकते हैं और बेटा बिंदु आवेशों के कारण भी ज्ञात कर सकते हैं। दोनों के लिए वैलिड है गॉस लॉ, दोनों के लिए वैलिड है। अगर कॉम्प्लेक्स चार्ज सिस्टम हो, यानी बहुत सारे आवेशों का निकाय हो, बहुत सारे बिंदु आवेशों का निकाय हो, तो भी हम गॉस लॉ लगा सकते हैं। पर मेनली हमारे अभी ये आएगा सतत आवेश। गॉस लॉ में हम मेनली 4 टॉपिक पढ़ेंगे, 4 डेरिवेशन होंगे, ठीक है। 1 बाय 1 उन्हें 4 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। मैं एक लेक्चर में एक टॉपिक कंप्लीट करूंगा। सबसे पहला है गॉस लॉ, जिसे आज हम कंप्लीट करेंगे। फिर इसके बाद गॉस लॉ की सहायता से अनंत लंबे तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र है। फिर उसके बाद डेरिवेशन है अनंत विशाल समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, ये तीसरा डेरिवेशन होगा। और चौथा डेरिवेशन है कि सतत आवेशित, एक समान सतत आवेशित गोले के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र। ऐसे 4 डेरिवेशन बनेंगे। चारों डेरिवेशन में से क्वेश्चन आ सकता है, न्यूमेरिकल भी बन सकता है चारों के रिजल्ट पर, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे आपकी इमेजिनेशन भी काफी इंप्रूव होगी। तो बड़ा आसान है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सबसे पहले मैंने लिखा है, आप समझ गए होंगे, गॉस नियम का उपयोग एक समान सतत आवेशों के निकाय, समझ गए बेटा, कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम के लिए के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने में होता है। कैसे होता है पढ़ेंगे। अभी ये पूरा लंबा है, 1 घंटे का टॉपिक है, करीब 50 मिनट का ये लेक्चर होगा। सब बातें एक एक करके आएंगे। देखिए बेटा, गॉस लॉ क्या है। गॉस लॉ कहता है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स उस बंद सतह द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी किसी बंद सतह, कोई बंद सतह है, अगर उसके अंदर कोई आवेश घिरा हो, उस बंद सतह ने कोई आवेश परिबद्ध कर रखा, परिबद्ध का मतलब घेर रखा है, उसके अंदर सतह के अंदर कोई आवेश है,
तो उस आवेश के कारण उस सतह से जो फ्लक्स गुजरेगा वो उस आवेश का 1/ε0 गुना होगा। यानी देखिए कुल आवेश कुल फ्लक्स बंद सतह से कितना होगा, Q का 1/ε0 होगा। ऐसे समझिए phi E इक्वल टू 1/ε किसी बंद सतह। इनको हटाता हूं, बताता हूं आपको। अभी इसके बारे में बहुत चीजें आगे मिलेंगी आपको। देखिए बेटा, मैंने कहा किसी भी बंद सतह, तो यहाँ पर कोई सतह का नाम नहीं लिया कि गोला है या घन है या क्या है, कोई भी बंद सतह हो, तो मैंने ये कोई बंद सतह नहीं ली, किसी भी आकृति की, ठीक है, सिमेट्रिकल आकृति नहीं ली। इसमें अगर कोई आवेश रखा है, इसमें कोई सपोज Q आवेश रखा है, Q आवेश, तो बेटा इस बंद सतह से, ये कोई बंद सतह है, इस बंद सतह से कितना फ्लक्स गुजरेगा, इतना, ये समझ, इतना फ्लक्स गुजरेगा। आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बस बड़ा आसान है। तो इसके बारे में भी आपको बहुत चीजें पढ़ेंगी। सबसे पहले हम गॉस लॉ की उत्पत्ति यानी प्रूफ देखते हैं कि गॉस लॉ कैसे प्रूफ हुआ जी, ठीक है। फिर इसके बाद इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे कि कहाँ कहाँ ये वैलिड है, किस तरीके से वैलिड है और किस तरीके से एक समान सतत आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र इससे ज्ञात करें। तो बेटा सबसे पहले मैं इसका प्रूफ करता हूं। ये क्वेश्चन हमेशा 4 मार्क्स में आता है बेटा कि गॉस लॉ क्या है और गॉस इसका सत्यापन कीजिए, इसका सत्यापन कीजिए। तो ये कुल मिलाकर 4 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है। तो बेटा इसका सत्यापन देखते हैं। प्रूफ, प्रूफ मतलब उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति ये कैसे बने, तो देखते हैं। इसके लिए एक एजम्पशन मानता हूं कि माना कोई बिंदु आवेश, कोई आवेश मान लो, कोई बिंदु आवेश कैपिटल Q मान, कोई बिंदु आवेश कैपिटल Q R त्रिज्या वाले किसी गोले के केंद्र, किसी गोले के केंद्र को मान लेता हूं, केंद्र को केंद्र पर स्थित है, ठीक है। यहां हमने क्या किया, एक गोला माना, गोले के केंद्र पर क्या रखा है, एक आवेश। तो हमें सिद्ध क्या करना है, किसी बंद सतह में स्थित परिबद्ध आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र वो विद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पर बंद सतह कौन हो गई, गोला, गोला क्या हो गई बंद सतह, और उसके अंदर आवेश कौन हो गया, बिंदु आवेश Q। तो हम देखते हैं फ्लक्स निकालेंगे। तो देखिए मान लीजिए ये मैंने गोला माना, ये कोई गोला है, गोला, ये एक तरीके से आप ऐसे पढ़िए बंद सतह है ना, गोला, घन, घनाव, ये सब बंद सतह होती है। इसके केंद्र, इसका केंद्र यहाँ केंद्र है O है, इस पर कोई Q आवेश रखा है, इस पर कोई Q आवेश रखा है, ये O केंद्र। ओके बेटा, इसकी त्रिज्या R है, हमने दिया R त्रिज्या वाले, तो इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, R। तो ये एग्जैक्ट केंद्र देखता लगभग, इसकी त्रिज्या R है। इसके कारण हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना, तो इसका वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे, वैद्युत फ्लक्स, इस गोले से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना, किसकी वजह से, इस आवेश के कारण। तो हमारा रिजल्ट ये आएगा, क्योंकि किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल फ्लक्स क्या है, ये होता है, गॉस लॉ ने दे दिया, इसका हम प्रूफ कर रहे हैं। चलिए प्रूफ के लिए, इसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले गोले की सतह पर मैंने एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया, कोई छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया, इसको नाम दे दिया डेल्टा S। अब हम पूरे के लिए, हम छोटे क्षेत्रफल के लिए बात करते हैं और फिर पूरे को जोड़ देंगे, छोटे छोटे क्षेत्रफल में मान लेते हैं गोले को। तो गोले के छोटे क्षेत्रफल अवयव, एक छोटा क्षेत्रफल अवयव ले लिया जिसे हमने डेल्टा S कह दिया, छोटा डेल्टा S, छोटा सा क्षेत्रफल लिया गोले की सतह।
गोले के छोटे क्षेत्रफल अवयव डेल्टा एस से गुजरने वाला फ्लक्स है ना, इसको हमने नाम दे दिया डेल्टा फाई। देखिए बेटा, क्षेत्रफल छोटा तो फ्लक्स भी छोटा होगा, तो इसको डेल्टा फाई दे दिया। तो डेल्टा फाई कैसे डिफाइन होगा बेटा? डेल्टा फाई इक्वल टू होता है ई डॉट एस, हम पढ़ चुके हैं ई डॉट एस। तो यहाँ पर एस की जगह क्या डेल्टा है, ई विद्युत क्षेत्र, हाँ, इसको हम ऐसे लिखते थे ई डेल्टा एस कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट थीटा। थीटा क्या होता था? ई और एस यानी डेल्टा एस के बीच का कोण। यहाँ थीटा क्या होता था? ई और डेल्टा एस के बीच का कोण। ये हो गया छोटे अवयव के कारण। अगर हमें पूरे गोले के कारण निकालना है तो ऐसे जितने भी छोटे छोटे अवयव होंगे, मान लीजिए बहुत सारे अवयव होंगे बेटा, मैं कुछ बना देता हूँ, ऐसे कई सारे डेल्टा ऐसे सब जुड़ जाएंगे। तो गोले या संपूर्ण गोला लिख देता हूं बेटा, संपूर्ण गोले से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, ये सारे वैद्युत फ्लक्स की बात हो रही है, समझ लिया, कुल फ्लक्स, इसको फाई ई। तो फाई का मतलब क्या हुआ? ऐसे समझिए, डेल्टा फाई ई, ये किसके बराबर हो जाएगा? फाई ई है, और ये हो गया डेल्टा ई डेल्टा एस कॉस थीटा, यानी हर अवयव का ये वाला पार्ट ई डेल्टा एस कॉस थीटा, ये छोटे अवयव का था, बड़े सारे अवयवों को निकालना है, वो जुड़ जाए। समेशन का मतलब होता है सबको जोड़ना, छोटे छोटे अवयव, आप जानते हैं समेशन का मतलब होता है योग, संपूर्ण योग, ये पूरी क्वांटिटी। चलिए अब इस पूरी क्वांटिटी के बारे में जानकारी रखते हैं, ये पूरी क्वांटिटी अलग अलग कैसे निकलेगी। यहां लिख देता हूं, सभी डेल्टा एस के लिए, सभी डेल्टा एस के लिए। चलिए तो यहां देखते हैं ई डॉट है, अब इनको सबको जोड़ना है। यहां पर मैं एक बात बता दूं आपको, अगर इसमें से कुछ चीजें कांस्टेंट होंगी तो वो समेशन से बाहर आ सकती है, आपको पता है। कुछ चीजें अगर नियत होंगी तो नियत एक ही बार में समेशन से बाहर आ सकती है। तो हम देखते हैं बेटा इसमें कि क्या नियत है क्या नियत नहीं है। तो अब हम यहां पर आते हैं अपनी असली चीज पर। देखिए बेटा, बिंदु आवेश के कारण डेल्टा एस पर वैद्युत क्षेत्र किधर होगा? हमें मालूम बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र त्रिज्यीय बहुलमुखी होता है, मैं पहले बताया, या इसके कारण वैद्युत क्षेत्र कुछ इस प्रकार का, बिंदु आवेश है बेटा, वैद्युत क्षेत्र कुछ इस प्रकार का होता है। अगर इस क्षेत्रफल की बात है ऐसे, और सबकी डायरेक्शन बाहर की, पहले मैं ज्यादा रेखा नहीं बनाऊंगा, थोड़ी सी बनाऊंगा। ये वैद्युत क्षेत्र रेखा या बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा ये ऐसा होगा, जो ग्रीन कलर, ये ई, इस बिंदु पर ई ऐसे होगा। हाँ, अब बिंदु आवेश के लिए फॉर्मूला क्या होता है? बिंदु आवेश के लिए r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r²। r दूरी पर इतना ही, तो इस क्षेत्र पर अवयव पर वैद्युत क्षेत्र इतना होगा बेटा। अब देखिएगा बेटा, गोले की सतह पर आवेश q है, गोले की केंद्र पर आवेश q है, गोले की सतह तक इस आवेश से दूरी हमेशा r ही तो रहेगी, त्रिज्या इस गोले की कितनी है? r। तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की बात करें तो उसका परिमाण भी यही होगा, परिमाण, क्योंकि ये दूरी कितनी है r, ये भी दूरी कितनी थी r, ये दूरी कितनी है r, सारी दूरियां r है गोले की सतह पर। गोले की सतह पर सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा? इतना। दिशा अलग होगी, वैद्युत क्षेत्र का परिमाण सबका एक ही रहेगा, यही बात।
हैं, दिशाएं सबकी अलग है, इसकी इधर इधर। एक दिशा को हम कहते हैं त्रिज्यीय बहुमुखी है। तो हमें एक बात पता चल गई कि ई जो है गोले की सतह पर नियत है, पहली बात तो इस बात को मैं यहाँ लिख देता हूँ। गोले की सतह के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र E बराबर, मैग्नीट्यूड में लिख देता हूं बेटा, E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r। यानी इस गोले की सरफेस पर, सतह पर प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण इतना हुआ है, दिशा सबकी अलग अलग है। इसे कहते हैं त्रिज्यीय बहिर्मुखी। इसको कहते हैं बेटा त्रिज्यीय बहिर्मुखी, यानी त्रिज्यीय बाहर की ओर, ये बेटा। तो वैद्युत क्षेत्र सतह के प्रत्येक बिंदु पर इतना रहेगा, यानी ई नियत रहेगा, ठीक है। ई नियत नहीं, ई का परिमाण नियत रहेगा। वैद्युत क्षेत्र नियत नहीं है, वैद्युत क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर बदल रहा है क्योंकि दिशा बदल रही है, पर उनका परिमाण से है, परिमाण नियत है। चलिए अब बात आती है डेल्टा एस। डेल्टा एस का क्या है बेटा, जब डेल्टा एस समेशन करेंगे, सारे डेल्टा एस इसको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, सतह का संपूर्ण क्षेत्रफल। क्या आ जाएगा, सतह का संपूर्ण क्षेत्रफल। तो इसके लिए भी देखते हैं, यहां लिख देता हूं, इधर लिखूंगा। अब पहले बात करते हैं थीटा के लिए। पहले किसके लिए बात करते हैं, थीटा के लिए। तो देखिए बेटा थीटा क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण, यानी वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण। तो वैद्युत क्षेत्र ये है, क्षेत्रफल सदिश देखते हैं। देखिए बेटा ये छोटे से अवयव का क्षेत्रफल सदिश प्राप्त करना है। तो क्षेत्रफल सदिश क्या होता है बेटा, क्षेत्रफल सदिश हमेशा तल के लंबवत होता है। क्या होता है, तल के लंबवत, यानी जितने भी क्षेत्रफल सदिश हैं इन सब के तल के लंबवत होगा क्षेत्रफल सदिश सबका। अब गोले के लिए एक अच्छी बात होती है कि गोले की सतह पर खींचा गया लंब, गोले की सतह के किसी भी बिंदु पर खींचा गया लंब उसके कहां से गुजरता है, केंद्र से। कहां से गुजरता है, केंद्र से। ऐसे समझिए कि अगर ये डेल्टा एस है, इसका क्षेत्रफल सदिश यानी लंबवत खींची हुई सतह के लंबवत कुछ ऐसा होता है। ये लंब हमेशा केंद्र से गुजरता है, इसलिए ये लंब ऐसे खींचेगा। तो डेल्टा एस की डायरेक्शन ये होगी। यहां पर ई की भी डायरेक्शन यही थी, त्रिज्या के अनुदिश, क्योंकि त्रिज्या ही हमेशा केंद्र पर आकर मिलती है। गोले पर की त्रिज्या है, दूसरे वर्ड्स में ये भी कह सकते हो कि त्रिज्या गोले पर हमेशा लंब होती है। त्रिज्या गोले पर हमेशा क्या होती है, लंब। याद रखिएगा। अगर इसका क्षेत्रफल सदिश निकालें, इस वाले डेल्टा एस का क्षेत्रफल सदिश निकालें, तो केंद्र से मिलाने वाली रेखा मिलाई तो ये लंब हो, ये तो ये इसका क्षेत्रफल डेल्टा एस वेक्टर। तो प्रत्येक बिंदु का क्षेत्रफल सदिश भी सतह के लंबवत यानी त्रिज्यीय होगा, और कहां पर जाकर मिलता है, वो केंद्र पर। तो कैसा कहलाएगा, ये त्रिज्यीय। यानी क्षेत्रफल सदिश भी प्रत्येक बिंदु पर, सतह के प्रत्येक बिंदु पर कैसे हैं, त्रिज्यीय। ऐसा समझिए, प्रत्येक बिंदु पर त्रिज्यीय है। और वैद्युत क्षेत्र भी कैसा लग रहा है, त्रिज्यीय। क्षेत्रफल सदिश बंद सतह के लिए हमेशा बाहर होता है, तो मतलब क्षेत्रफल सदिश भी क्या है, त्रिज्यीय बहिर्मुखी। क्षेत्रफल सदिश भी क्या है, त्रिज्यीय बहिर्मुखी। तो E और S हमेशा प्रत्येक बिंदु पर समांतर है। गोले की सतह के प्रत्येक बिंदु पर E और डेल्टा S सभी अवयवों के सेम एक समांतर है, इसलिए ये कोण हमेशा क्या रहेगा, 0। अगर समांतर है तो कोण कितना बनेगा, 0। तो ये बात भी मैं यहाँ लिख देता हूं कि गोले की सतह के प्रत्येक बिंदु पर, गोले की सतह के प्रत्येक बिंदु लिख देता हूं, है प्रत्येक अवयव कह लीजिए बिंदु, प्रत्येक बिंदु पर E तथा डेल्टा S वेक्टर लगा दीजिए, जैसे पासे परस्पर समांतर है, समांतर
होते हैं। इसलिए बेटा, इसलिए हैं थीटा बराबर क्या होगा 0। तो यहाँ पर थीटा भी पता चल रहा है, थीटा भी कांस्टेंट है, सारे सतह के प्रत्येक बिंदु पर थीटा भी क्या है 0, और ई भी क्या है कांस्टेंट, वैद्युत क्षेत्र का परिमाण। तो इस चीज को यहाँ से लिख सकते हैं, ये हो गया डेल्टा, ये फाई ई है। यहाँ पर डायग्राम से भी आपको दिखाई दे रहा होगा, प्रत्येक बिंदु पर ई और डेल्टा एस के बीच का कोण 0 है। डेल्टा एस हमेशा क्या होता है सतह के लंब, और सतह पर लंब हमेशा केंद्र से हो जाता है, किसी भी सतह पर लंब केंद्र से, गोले की सतह के पर लंब हमेशा केंद्र से हो जाता है। तो बेटा अब आते हैं इस पर, तो ई और cos फाई cos थीटा ये समीकरण से बाहर आ जाएंगे क्योंकि कांस्टेंट है। ई का मान कितना है, ई का मान यहाँ से रख देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r²। ठीक है, cos 0 डिग्री, अंदर बचा समेशन डेल्टा s है। अब समेशन डेल्टा s क्या होता है वहां लिखता हूं, देखिए बेटा, क्योंकि समेशन डेल्टा s बराबर क्या है, इस गोले सारे अगर डेल्टा s जुड़ गए तो क्या बन जाएगा, इस गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको ले लेता हूं, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये किसके बराबर होता है बेटा 4 पाई r²। ये किसके बराबर होता है बेटा 4 पाई, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r²। तो समेशन s, यहाँ पर समेशन s की जगह क्या रख सकता हूँ 4 पाई r²। इसलिए बेटा फाई ई इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r²। ये भाई cos 0 का मान 1 होता है, तो इसे हटाते हैं 1, और समेशन पाई हो गया 4 पाई r²। देखिए यहाँ से 4 पाई कैंसिल, r² कैंसिल, क्या बचा q अपॉन s। तो फाई ई इक्वल टू आ गया q अपॉन एप्सिलॉन। यही तो हमें प्रूफ करना था, यही है गॉस का नियम। यही क्या है बेटा गॉस का नियम। ठीक है, तो इसे सिद्ध करने का शुरू से एक बार और देखते हैं। देखिएगा, मैंने क्या किया था, एक बंद सतह ली गोला और उसके अंदर एक आवेश रख दिया Q केंद्र पर। ठीक है, अब मुझे मालूम है बंद सतह गॉस लॉ क्या कहता था, बंद सतह से गुजरने वाला कुल फ्लक्स उसमें परिबद्ध या घिरे आवेश का 1/ε गुना होता है। तो यहाँ पर इस बंद सतह ने कितना आवेश ले रखा था अपने अंदर Q, तो इसका ये क्या आया रिजल्ट Q बराबर फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन। इस बंद सतह ने क्या कर रखा था, Q आवेश को अपने अंदर परिबद्ध कर रखा था। तो इस Q आवेश के कारण जो फ्लक्स गुजरेगा इस बंद सतह से वो इतना होगा। ठीक है, Q अपॉन एप्सिलॉन, यही गॉस लॉ है, ये इसका सत्यापन। इसके लिए मैंने शुरुआत से क्या किया बेटा, मैंने एक गोला लिया है, उसके केंद्र पर एक बिंदु आवेश रख लिया। बिंदु आवेश इसलिए रखा कि बिंदु आवेश के कारण क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश वैद्युत क्षेत्र हमेशा त्रिज्यीय बहिर्मुखी होता है। बिंदु धनात्मक बिंदु आवेश के कारण क्षेत्रफल वैद्युत क्षेत्र क्या होता है त्रिज्यीय बहिर्मुखी, और गोले के सतह का क्षेत्रफल सदिश भी प्रत्येक बिंदु का त्रिज्यीय बहिर्मुखी होता है। तो ई और एस के बीच एंगल यहाँ पर 0 बनता है। तो हमने ऐसी स्थिति यहाँ पर इसको प्रूफ करने के लिए चुनी कि इससे ई और एस के बीच का कोण 0 बने, तो आसानी हो जाए। तो हमने इसको सॉल्व करने के लिए पहले छोटा अवयव ले लिया डेल्टा एस, छोटे अवयव से इतना फ्लक्स गुजरा, पूरा फ्लक्स निकालने के लिए इन सारे अवयवों को जोड़ दिया, समेशन कर दिया है। फिर हमने ई देखा, ई जो है वैद्युत क्षेत्र का परिमाण बिंदु आवेश के कारण सतह के प्रत्येक बिंदु पर समान रहेगा, इतना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r², क्योंकि सतह के लिए इस आवेश से दूरी हमेशा त्रिज्या के बराबर है। आवेश से सतह तक की दूरी
प्रत्येक बिंदु पर त्रिज्या के बराबर, आर के बराबर। ये सारी आर है, ये दूरियां हैं, ठीक है, इसे लिखना है। ओके, विद्युत क्षेत्र रेखा है इसलिए आर मिलेगा, ठीक है। और सबके बीच कोण कितना बनेगा? 0, क्योंकि दोनों कैसे हैं? त्रिज्यीय बहिर्मुखी, ई और डेल्टा एस प्रत्येक बिंदु पर, ठीक है। समेशन डेल्टा एस का मतलब है संपूर्ण क्षेत्रफल सतह का, बोले कि सतह का संपूर्ण क्षेत्रफल वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ रखा, तो ये रिजल्ट है, ये तो बड़ा रिजल्ट है। ये तो सत्य वो है, सत्यापन, डेरिवेशन। जब दिया गया 4 मार्क्स में आएगा, पूछा जाएगा कि गॉस का नियम लिखिए तथा इसका सत्यापन बताइए, सत्यापन कीजिए। तो ये पूरा क्वेश्चन 4 मार्क्स में बनेगा जब भी आता है, ठीक है। अब अभी गॉस लॉ खत्म नहीं हुआ बेटा, गॉस लॉ तो बस आपको बस ये फॉर्मूला मिला है। अब ये कैसे कैसे अप्लाई होगा, कहाँ कहाँ पर ये वैलिड है, कहाँ कहाँ पर ये सत्य है, इससे एक समान सतत आवेश के निकाय के कारण किस प्रकार से विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे, ये सब बातें अब इसके बाद होने वाली, वो काफी इंपॉर्टेंट है, वही सीखना ज्यादा जरूरी है। ये तो एग्जाम में आता ही है, ठीक है, पर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सीखने के लिए ये मार्क्स लाएगा, ठीक है बेटा। चलिए देखते हैं। चलिए बच्चों, अब देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ गॉस लॉ, यानी गॉस नियम के महत्वपूर्ण बिंदु। चलिए बेटा, गॉस लॉ क्या था, पहले यहाँ थोड़ा सा रख देता हूँ। गॉस लॉ था फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चलिए, गॉस लॉ का पहला नियम है बेटा, गॉस का नियम किसी भी आकार तथा आकृति की बंद सतह के लिए सत्य है। गॉस का नियम किसी भी आकार तथा आकृति की बंद सतह के लिए सत्य है। कैसे सत्य है देखिएगा बेटा, मान लीजिए ये कोई बिंदु आवेश प्लस आवेश, ये जो फ्लक्स बनता है, फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, ठीक है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या कौन बनाता है? विद्युत क्षेत्र रेखा बनाता है बेटा आवेश। कौन बनाता है? आवेश। क्षेत्रफल सिर्फ अपने ऊपर से गुजरने देता है, क्षेत्रफल अपने ऊपर से सिर्फ गुजरने देता है। तो अगर इसने किसी आवेश ने विद्युत क्षेत्र रेखाएं बना दी और वो पूरी तरीके से घिरा हुआ है, ये आवेश, ये क्या है? आवेश। तो बेटा ये जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, अगर ये एक बंद सतह से घिरी हैं तो सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं उस सतह से गुजरेंगी। ऐसा तो है नहीं कि कोई एक आध दो विद्युत क्षेत्र रेखा कहीं से निकल जाए, वो तो सतह बंद है तो निकल ही कहीं और से सकती नहीं है। तो जितनी निकलनी थी वो बंद सतह से निकलेंगे। अब वो सतह बंद चाहे छोटी हो बड़ी हो किसी भी आकृति की हो, कोई फर्क नहीं। देखिएगा यहाँ पर जैसे ये कोई बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा बेटा ऐसे होती है, प्लस है तो हमें मालूम है त्रिज्यीय बहिर्मुखी, पैटर्न बहुत बार आ चुका है ऐसे, ठीक है। और अगर ये एकल आवेश है तो हम जानते हैं ये विद्युत क्षेत्र रेखा कहां तक जा रही होंगी? अनंत तक। कहां तक जा रही होंगी? अनंत तक। तो ये भी नहीं है ये कहीं खत्म हो रही है। अगर मैं यहां पर कोई गोला, यहां पर कोई गोला है, एक गोला रखती है, तो इस गोले से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी? जितनी भी बनने सारी गुजरेंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 विद्युत क्षेत्र रेखा सपोज बननी थी, है ये मान लिया है कि 8 बननी थी, तो 8 की 8 गुजरी। अगर बेटा ये गोला नहीं होता, कोई और शेप का होता, ये गोला नहीं होता, किसी और आकृति की बंद सतह होती, तो भी देखिए बेटा 8 ही गुजर रही, जितनी थी वो तो उसी में से गुजरेंगी। फ्लक्स बनाता आवेश है, सतह तो गुजरने देती है। जब सारे कोई भी सतह बंद होंगी तो सारे फ्लक्स को गुजरने देंगी, कहीं से बीच में से तो निकलेगा नहीं फ्लक्स। तो कोई भी सतह हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर घन बना देता, क्या बना देता बेटा? घन, घन या घना कुछ भी बंद सतह होनी चाहिए, तो भी ये सारी विद्युत क्षेत्र रेखा इसी में से गुजरती, बस ये आवेश इसके अंदर होना चाहिए, आवेश बाहर नहीं होना चाहिए। तो पहली बात तो सही हुई कि किसी भी आकृति के लिए ये सत्य है, ठीक है ना बेटा? कुछ भी रख दीजिए कोई फर्क नहीं। ऐसे समझ लीजिए
अगर आपके पास एक गोला है, ठीक है, एक घन है, एक घन है और एक कोई असीमित आकार की वस्तु बंद सतह, ये सब बंद है, ये कैसी हैं, सबकी सब बंद सतह है, बस ये याद रखिएगा। गोला है, बंद दिखाई दे रहा है, ये भी बंद सतह है। इनके अंदर कोई आवेश रख दिया मैंने क्यू, इसमें भी समान आवेश क्यू रखा है, इसमें भी समान आवेश, तो तीनों से फ्लक्स बराबर ही गुजरेगा। फ्लक्स के लिए आकृति मत देखिएगा, इन तीनों से कितना फ्लक्स गुजरेगा बेटा, तीनों से समान फ्लक्स गुजरेगा, फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। बस ये आवेश पर निर्भर करता है, बंद सतह की आकृति पर निर्भर नहीं करता। अब बात आती है आकार की, अब बात आती है बेटा आकार की। तो देखिए बेटा आकार के लिए बताता हूं, ये बात समझ आ गई होगी कि जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनेंगी वो सारी की सारी बंद सतह से गुजरेंगी, कहीं आसपास से निकलेंगी नहीं। अगर खुली सतह होती तो अगल बगल से निकल सकती थी। देखिए बेटा, अगर मान लीजिए फिर से बिंदु आवेश ही लेता हूं, बिंदु आवेश से समझाना आसान होता है बेटा, बिंदु आवेश से समझाना, क्योंकि इसका पैटर्न आसान है। ये कोई बिंदु आवेश और सेम विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत तक जा रही हैं, सब कहां तक जाएंगी, अनंत तक, अंत नहीं लिखा। चलिए ये कितनी है, 8 ही होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 विद्युत क्षेत्र रेखाएं पहले की तरह, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कोई 8 त्रिज्या का गोला ले लूं, इसकी त्रिज्या कितनी है, 8, तो इस गोले से कितने विद्युत क्षेत्र की रेखाएं गुजर रही है, 8। चलिए अब मैं गोले का आकार बढ़ा देता हूं, गोले की त्रिज्या बढ़ाता हूं, 2r त्रिज्या का गोला ले लेता हूं, 2r त्रिज्या, इस गोले की त्रिज्या कितनी है, 2r सपोज। अब कितनी गुजर रही है, ठीक है भाई 8 ही गुजर रही है, तो आकृति बढ़ाने से फ्लक्स थोड़ी ना बढ़ जाएगा, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र रेखा तो अंत तक जाती है, अनंत तक, तो आप आकार बढ़ाते जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विद्युत क्षेत्र रेखा जो जितनी थी उतनी ही रहेंगी, वो घट या बढ़ नहीं सकती सतह घटाने या घटाने, ठीक है। आप अगर छोटा कर दूं इस विद्युत, इसको गोले को, अब मैं r/2 त्रिज्या का गोला रख दिया, ये कितना है, r/2 त्रिज्या का, ये दूरी ये कितनी है, r, तब भी देखिएगा ये पहला गोला, ये दूसरा गोला, ये तीसरा गोला, इससे भी कितनी गुजरेंगे, 8 ही गुजरेंगी। तो बेटा आकृति या आकार बढ़ाने या घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहली बात सर आकृति और आकार पर गॉस लॉ निर्भर नहीं करता, ठीक है, बंद सतह होनी चाहिए, बस इतना काफी है, ठीक है। तो पहली बात क्लियर। इस तरीके का एक क्वेश्चन अभ्यास एनसीईआरटी, देखिए बेटा मैं एनसीईआरटी पढ़ाता हूं, फिर से मैं बता दूं, अभ्यास 1.20 दे रखा है, सेम ऐसा ही है। उसमें एक गोला है, गोले के अंदर एक आवेश रखा हुआ है, उस आवेश से कितना फ्लक्स, उस गोले से कितना फ्लक्स गुजरेगा। फिर उन्होंने पूछा है यदि गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो आप देख लीजिएगा फ्लक्स में परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि गोले की त्रिज्या कितनी बढ़ा दी जाए या घटा दी जाए, फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा, जो पहले गुजर रहा था उतना गुजरे, ठीक है। अब चलिए दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरा पॉइंट है बेटा Q का मतलब परिबद्ध आवेश, Q का मतलब परिबद्ध आवेश, Q का मतलब बंद सतह द्वारा, बंद सतह के अंदर सभी आवेशों के बीजगणितीय योग से है। मैं बताता हूं इस बात को, पहले मैं इसको रफ करता हूं। सेकंड पॉइंट पढ़ लीजिए ठीक से, परिबद्ध आवेश Q का मतलब बंद सतह के अंदर स्थित सभी आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। देखिएगा बेटा ये Q, इस Q का क्या मतलब होता है, मान लीजिए आपकी ये कोई बंद सतह है, ये कोई बंद सतह है, गोला मान लिया, क्या मान लिया, गोला, ठीक है। अगर इसके अंदर एक आवेश रखा है Q1 आवेश, तो इस Q का मतलब क्या हो गया, Q1।
तो इसकी वजह से फ्लक्स कितना गुजरेगा, फाई ई इक्वल टू Q1 अपॉन एप्सिलॉन, हम ना इक्वल इसके अंदर आवेश रखा Q1। अगर मैं इसके अंदर 3-4 आवेश रख दूं और भी आवेश रख दूं, Q3 रख दूं, Q4 भी रख दूं, ऐसे रख दूं, तो क्या होगा, है तो क्या होगा बेटा, तो यहाँ पर इस Q का मतलब, इसका मतलब अब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि कुल आवेश नेट आवेश से होता है। नेट आवेश कैसे निकलेगा, सभी आवेशों को जोड़ दीजिए, Q1 Q2 Q3 Q4। अब बंद सतह के अंदर कुल आवेश कितना हो गया, सारे आवेशों को जोड़ दिया, सारे आवेशों को जोड़ दिया। इस योग को हम बीजगणितीय योग कहते हैं। ये बीजगणितीय योग कैसे करते हैं, देखिए बेटा, अगर मैं Q1 को मान लूं 1 कूलम, सॉरी Q1 को मान लेता हूं 1 कूलम, Q2 को मान लेता हूं 2 कूलम, Q3 को मान लेता हूं -3 कूलम और Q4 को मान लेता हूं 4 कूलम, यह समझिए। तो अब इसके मान रखते हैं, Q1 कितना था 1, Q2 कितना था 2, Q3 कितना है बेटा -3, तो यहाँ माइनस जरूर लीजिए, बीजगणितीय योग में माइनस प्लस लेते हैं। और Q4 कितना है 4 अपॉन एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है 8.85 into 10 to the power -4, तो ये आंसर आ जाएगा 3 2, ये तो कैंसिल 4 अपॉन 8.85 into 10 to the power -4। यूनिट आपको फ्लक्स की मालूम ही है, क्या होती थी, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, तो ये वो लिखने की जरूरत नहीं, कर लीजिए, चलिए आपको याद है ये इसकी यूनिट। तो इस तरीके से फ्लक्स निकलेगा। तो बेटा यहाँ Q का मतलब सिर्फ रखिए 4 से नहीं, बंद सतह के अंदर जो भी आवेश आ जाए सबको जोड़ दीजिएगा, बस प्लस माइनस जरूर लीजिएगा। सभी को जोड़ने का मतलब क्या होता है, नेट आवेश। तो अगर आपको नेट आवेश का मीनिंग पता ही है, यहाँ लिख दिया ना बीजगणितीय योग, नेट आवेश समझ जाएंगे, नेट आवेश है, समझदार बच्चे समझ जाते हैं। नेट का मतलब क्या होता है, अंदर स्थित संपूर्ण सभी आवेशों का योग। देखिएगा ऐसा और भी क्वेश्चन बन सकता है, अगर नेट आवेश का एक और क्वेश्चन आपको बताता हूं। मैं अगर आपसे कहूं कोई वैद्युत द्विध्रुव किसी गोले के अंदर रखा है, गोले के अंदर कह दीजिए या किसी बंद सतह के अंदर रखा है, मैंने यहाँ गोला ले रखा है, इसमें बना दूंगा, ऐसा आ भी चुका है पहले कि यदि कोई वैद्युत द्विध्रुव किसी गोले के अंदर रखा है तो गोले से कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो सोचिए कितना गुजरेगा। अगर आंसर आपने दे दिया है तो बहुत अच्छी बात है बेटा। देखिए बेटा वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इसको हटाते हैं, नेट आवेश की बात। वैद्युत द्विध्रुव आपको मालूम है एक निकाय होता है प्लस माइनस आवेशों का, एक आवेश समान परिमाण का एक माइनस होता है, एक समान परिमाण का प्लस होता है, ये होता है वैद्युत द्विध्रुव। कैसे भी रख दीजिए कोई फर्क नहीं। तो बेटा अगर इसका नेट आवेश निकाला जाए, इसका फ्लक्स निकाला जाए, तो फ्लक्स कैसे निकालेंगे, फाई ई इक्वल टू Q प्लस माइनस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों जुड़ गए बराबर 0। ये दोनों आवेश क्या है, एक माइनस एक प्लस है, कुल आवेश क्या हुआ, कुल या नेट आवेश क्या हुआ 0। वैसे भी आप कह सकते थे बंद सतह के अंदर नेट आवेश क्या है 0, एक माइनस एक प्लस 0। तो इससे कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा, इससे कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। इसको समझने का एक और तरीका है, बता देता हूं। समान आवेश है परिमाण में, तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं दोनों बराबर बनेंगी, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं की संख्या दोनों के कारण बराबर होंगी। पर कैसे होंगी देखिए, मान लो ये बिंदु आवेश था, इसने ऐसे वैद्युत क्षेत्र रेखा बनाई, जैसे अभी 8 बनाई थी, मैं अभी 8 बना देता हूं। ये प्लस चार्ज था तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किधर होंगी, बाहर की। कितनी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं 8, ये कितनी है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब माइनस वाला भी क्या करेगा, इतनी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाएगा, पर वो कैसी बनाएगा, अंदर की। वो कैसी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाएगा, अंदर की, क्योंकि माइनस के लिए वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किधर होती हैं, अंदर की। माइनस के लिए वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किधर होती हैं, अंदर की। 3 4 5 सॉरी अंदर, माइनस के वैसे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किधर होती हैं, अंदर, ठीक है, माइनस।
देखिए बेटा, प्लस की वजह से 8 वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इस सतह से बाहर निकली, माइनस की वजह से 8 वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इसके अंदर आ गई, कुल फ्लक्स रेखा क्या हो गई 0, 8 ही निकली 8 ही अंदर आ गई, तो नेट फ्लक्स क्या होगा 0। तो आप इसे ऐसे समझ लीजिए, अपने बस अपना दिमाग लगाइए, सारी फिजिक्स एक साथ लग जाएगी, बस लगाना होना चाहिए। कोई भी अगर आप फिजिक्स सही लगा रहे तो कहीं भी लगाएंगे आप सही बैठेगी, गलत नहीं बैठेगी। फिजिक्स का रूल ही यही है कि सारे मिलकर एक हो जाना, सारी फिजिक्स मिलकर एक हो जाती है। अगर सारे फंडों को एक साथ मिलाकर आप सोचेंगे सारे फंडे एक हो जाएंगे। शुरू से चलिएगा फर्स्ट चैप्टर में कूलम लॉ से लेकर गॉस लॉ तक सारे फंडे एक दूसरे से लिंक होते चले जाएंगे। चलिए, तो ये बात क्लियर हो गई, हटा देते हैं। तो दूसरी बात हो गई कि Q का मतलब होता है बंद सतह के स्थित के अंदर स्थित सभी आवेशों का बीजगणितीय योग या नेट आवेश। इस एक और बात, आवेश को जरूरी नहीं कि केंद्र पर ही हो, बंद सतह के अंदर कहीं भी स्थित हो सकता है। आवेश बंद सतह के अंदर जैसे ये गोला है तो जरूरी नहीं आवेश इसके केंद्र पर ही हो, आवेश इसके केंद्र पर ही हो तो भी ये इतना आएगा नहीं, ये आवेश यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। आवेश जरूरी केंद्र पर ही हो, कहीं भी हो सकता है, सतह के पास अंदर हो, सतह के ऊपर भी होना चाहिए, सतह के अंदर ही होना चाहिए। ठीक है, बस फर्क कितना पड़ जाएगा, अगर आवेश केंद्र पर है तो इससे जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी वो समान, सभी समान क्षेत्रफलों से समान गुजरेंगी। अगर आप इक्वल पार्ट करें इस सतह के, मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक की बात करें, ये क्वार्टर 1/4 हिस्सा है इस गोले का, तो 1 2 3, अगले 1/4 से भी कितनी गुजरी 1 2 3, इससे अगले 1/4 से 1 2 3, इससे अगले 1/4 से 1 2 3, तो बराबर क्षेत्रफल से बराबर वैद्युत क्षेत्र रेखा गुजरती है। पर अगर ये केंद्र पर नहीं होता, ये गोला केंद्र पर ना हो, इस बात को याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन भी है। अगर ये गोला केंद्र पर ना हो, यहाँ हो, ये सॉरी गोले के केंद्र पर ना हो आवेश, तो वैद्युत क्षेत्र तो उतना ही बनेगा जैसे बनना था, 8 ही बनेंगे। अगर आवेश वही है 1 2 3 4 5 6 7 8, पर देखिएगा बेटा, इसमें अगर एक एक क्वार्टर की बात की जाए तो बात नहीं है। देखो यहाँ इतने से क्षेत्रफल से, इतने से यहां से लेकर यहां तक का ये क्षेत्र, ये परिधि, ये क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल से तुलना करें तो नीचे वाला क्षेत्रफल ज्यादा, ऊपर वाला कम है, पर कम क्षेत्रफल से भी ज्यादा लाइन गुजर रही है, 1 2 3 4 5 6, और बाकी के बच्चे से 2 गुजरी। तो अगर ये केंद्र पर नहीं होगा तो ऐसा हो सकता है कि अलग अलग क्षेत्रफल से अलग अलग वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरे। ठीक है, केंद्र पर रखा होगा तो सममिति से आप समझ सकते हो, सिमेट्री से इक्वली गुजरेंगे सभी क्षेत्र, सारे क्षेत्रफलों से, और यहाँ पर अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है, ओके बेटा, ये बात बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट है। चलो अब जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा चौथा पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 पॉइंट लास्ट के वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने में इस्तेमाल होते हैं। अब क्या हो गया, मैंने कहा था गॉस नियम का उपयोग कहां करते हैं, सतत आवेश, सतत आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने में करते हैं। सबसे पहले लिखा था, अभी तक मिटाया। तो गॉस का नियम क्या है, एक समान सतत आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने में करते हैं। तो इन 2 नियमों का उपयोग उसी में होगा, कैसे होगा दिखाता हूं। ठीक है, देखिए बेटा, आपके पास फ्लक्स के 2 फॉर्मूले आ गए। एक फॉर्मूला आ गया बेटा phi E इक्वल टू E डॉट S, ये फॉर्मूला आपने पढ़ दिया वैद्युत फ्लक्स निकालने का। इसका मतलब क्या हो गया, E S cos थीटा, ये बात देखिए। इस समीकरण को आप 1 मान लीजिए। एक और फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला आ गया, वो आ गया गॉस लॉ से। गॉस लॉ से फ्लक्स निकालना भी आ गया। ये क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको समीकरण 2 दे दो। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये तो बंद सतह पर निर्भर ही नहीं करता, ये तो बस आवेश पर निर्भर करता है, क्यों। हाँ, तो बस ये तो क्लियर है, इसके लिए सतह का कोई क्राइटेरिया नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं, कोई भी सतह नहीं, ये सतह पर निर्भर करता है कि इसके किस सतह से कितना निकलना है। ठीक है, सतह पर डिपेंड करता है। तो
इन दोनों फॉर्मूलों से एक इक्वेशन बनती है, दोनों समीकरण से, समीकरण 1 तथा 2 से। समझा रहा बेटा? इसी का आगे उपयोग करेंगे सारे डेरिवेशन इसी तरीके से। तो देखिए बेटा, यहाँ क्या बन गया, ई एस कॉस थीटा बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा ई बराबर कैसे निकाल सकते हैं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन एस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला बन गया एक तरीके का। अब हमें किसी बंद सतह के अंदर आवेश पता हो, उसकी सतह का क्षेत्रफल पता हो, थीटा पता हो, तो हम वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। बाकी चीजें तो कांस्टेंट है। तो इसके लिए क्या तरीका लिया गया है बेटा कि ये जो एस होता है, ये सतह जो होती है बंद सतह, वो हम अपनी मर्जी से चुनते हैं। निकालने के लिए हम अपनी मर्जी से चुनते हैं। उस चुनने के लिए ही ये दो नियम बने। हम अपनी मर्जी से बंद सतह चुन लिया करेंगे, जिससे कि उससे इस फॉर्मूले से फ्लक्स निकालना आसान हो जाए, क्योंकि इस फॉर्मूले में थीटा आता है। तो थीटा के लिए हमें ऐसी सतह ढूंढनी होगी कि जिससे वैद्युत क्षेत्र उस सतह पर इस प्रकार हो कि लंबवत हो या समांतर हो, जिससे थीटा या तो 0 हो या 90 हो, निकालना आसान हो जाएगा। तो उसी के लिए नियम बने। पहले नियम बता रहा हूं, फिर प्रूव भी करूंगा। तो गॉस ने नियम दिया है, कोई भी बंद सतह उस बिंदु से अवश्य गुजरनी चाहिए जिस पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। यानी अभी वैद्युत क्षेत्र के लिए बात चल रही है। तो वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए क्या है कि बंद सतह को ही नाम दे दिया गया गुसाइन सतह, क्योंकि इसे हम अपनी मर्जी से मानेंगे। गॉस नियम की है तो इसको नाम दे दिया गुसाइन सतह। कि कोई भी बंद सतह या गुसाइन सतह उस बिंदु से अवश्य गुजरनी चाहिए जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र पूछा जा रहा है। यानी कभी अगर आपसे पूछ लिया सतत आवेशों के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए, तो उस बिंदु से वो एक सतह जरूर गुजरनी चाहिए। वो सतह पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या हो सतह की, कि वो सतह इस प्रकार होनी चाहिए, या कहेंगे बंद सतह इस प्रकार चुननी चाहिए। चुननी इसलिए लिख दिया कि वो हम चुनते हैं, हम वो चॉइस हमारी है, हम कैसी सतह लें हैं। तो उस सतह को चुनने का या सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या है, पहला तो मिल गया आपको कि उस बिंदु से गुजरनी चाहिए जिस पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। दूसरा है कि वो उसके उस सतह के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा लंबवत हो या समांतर। दो कंडीशन में से एक होनी चाहिए, समांतर और लंबवत दोनों में से एक होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, तभी ये थीटा निकल पाएगा। अगर बेटा किसी सतह पर अलग अलग एंगल हो गए, मान लीजिए ये कोई एंगल है और यहाँ बिंदु आवेश रखा है, ये कोई सतह है, यहाँ कोई बिंदु आवेश रखा है, तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे कुछ होती हैं, मालूम है। अब इसका एंगल कुछ है, इसका एंगल कुछ है, इसका एंगल, और ये तो अनंत खींची जा सकती है कितनी भी। तो अब बेटा इतने सारे एंगल लेते हुए थोड़ी ना रहेंगे, कितने सारे वैद्युत क्षेत्र रेखा किसी सतह के साथ एंगल कहाँ। तो हम ऐसा एंगल ढूंढते हैं कि इसको कांस्टेंट है। अगर ये सतह ऐसे हो, बहुत अच्छा रहे कि ये सतह ऐसे हो और वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इससे ऐसे गुजरे, तो हमें सबको पता है ये सारे एंगल कॉमन एक ही है, तो आसानी से निकल जाएंगे, बड़े आसानी से थीटा एक ही बार में ले लिया जाएगा। इतने एंगल कौन लेगा। तो सममिति से हम वैद्युत ये गुसाइन सतह या बंद सतह जो हमें चुननी है वो इस प्रकार चुनेंगे कि वो वैद्युत क्षेत्र पर या वैद्युत क्षेत्र उस सतह पर हमेशा क्या हो, लंबवत हो या समांतर। ठीक है, समांतर होगा तो 0 फ्लक्स गुजरेगा, लंबवत हो तो अधिकतम फ्लक्स गुजरेगा। समांतर वाले केस में थीटा बराबर 90 होगा तो 0 हो जाएगा, पर लंबवत के केस में थीटा बराबर क्या होगा 90, वो सॉरी 0। मैं इसका एक एग्जांपल अभी आपको एक चीज बताता हूँ, देखिएगा ये दो नियमों का तय होगा। ये 2020 में भी आया सवाल। 2020 में क्या सवाल आया है मैं पहले लिख देता हूँ क्योंकि सवाल अच्छा है। 2020 में आया यूपी बोर्ड में, यूपी बोर्ड में कि गॉस नियम की सहायता से किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। लिख देता हूं तो आपको थोड़ा दिमाग लगेगा। गॉस नियम की सहायता से बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर स्थित किसी
बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का सूत्र ज्ञात कीजिए। सूत्र का सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये बेटा 2020 में आया यूपी बोर्ड और पहले भी। तो कैसे करेंगे? तो वैसे तो इसका रिजल्ट आपको, तो रिजल्ट तो बहुत अच्छी बात है कि आपको इसका आंसर पता है। बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र होता है बेटा 1/4πε0 Q/r²। Q अगर Q क्या है? बिंदु आवेश, यहाँ Q मान लीजिए, Q बिंदु आवेश। ये रिजल्ट लाना है, हमें पहले से ही पता, पर गॉस लॉ की सहायता से लाना है। तो देखिए बेटा, मान लीजिए ये कोई बिंदु आवेश है, यहाँ मान लीजिए ये कोई बिंदु आवेश है, प्लस, इसको मान लिया प्लस Q। क्या मान लिया? प्लस Q। हाँ, तो गॉस नियम में हमारा पहला नियम ये है कि एक तो सतह उस बिंदु से अवश्य गुजरनी चाहिए जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो मान लीजिए ये कोई बिंदु R है, ये कोई बिंदु है जिसकी दूरी यहाँ से कितनी है? R। ये यहाँ से कितनी दूरी पर स्थित है? R। ये पूछा ना, R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर, तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक ऐसी सतह चुननी है जिस पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इस आवेश के कारण हमेशा क्या हो? लंबवत हो या समांतर। तो ये बात पता करने के लिए, गुसाइन सतह चुनने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसके कारण वैद्युत क्षेत्र कैसा हो। इसके कारण, तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र कैसा होता है सबको पता है, त्रिज्यीय बहिर्मुखी, ऐसे है ना। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र ऐसा होता है। अब ये वैद्युत क्षेत्र इतना है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसी कौन सी सतह है जिस पर लंबवत होंगी? सोचिए। अब ये गॉस का नियम सिद्ध किया था ना, गॉस का प्रूफ में, तो गोला लिया था, गोले पे लंबवत थी हमेशा। तो ये बेटा हमेशा गोले पर लंबवत होंगी, क्योंकि ये त्रिज्यीय बहिर्मुखी है, त्रिज्या गोले पर हमेशा क्या होती है? लंब। तो गोला एक ऐसा आकृति है जिस पर वैद्युत क्षेत्र हमेशा लंबवत होंगी। तो गोला लीजिए। अगर बेटा घन घना कुछ और ले लेता तो नहीं होती। घन के पर ये सब वैद्युत क्षेत्र रेखा लंबवत नहीं होती। तो मैंने क्या ले लिया? गोला। और वो गोला इस बिंदु से अवश्य गुजरना चाहिए जिस पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो मैंने एक गोला मान लिया। अगर ये गोला इस बिंदु से गुजर रहा है तो इस गोले की त्रिज्या कितनी होगी? R। इस गोले की त्रिज्या कितनी होगी बेटा? R ही तो होगी। इस बिंदु से गुजर रहा है, ये यहाँ थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है, पर आप सोच, ये पूरा गोला है, तो ये R त्रिज्या का होगा। अब चलिए, इस पर वैद्युत क्षेत्र रेखा हमेशा कैसी है? लंबवत। अगर लंबवत है तो थीटा क्या होगा? 0, क्योंकि गोले का क्षेत्रफल सदिश भी क्या होगा? बाहर की ओर, और वैद्युत क्षेत्र रेखाएं भी कहाँ है? बाहर की ओर, हर बिंदु पर ऐसे। एस भी बाहर होगा, ई भी बाहर होगा, ऐसे प्रत्येक बिंदु पर। तो ये थीटा क्या होगा बेटा? 0। जब लंबवत होगी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं तो थीटा बराबर होता है 0। तो यहाँ फॉर्मूले में रखिए, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखिए। तो ई बराबर क्या होता है? इसके यहाँ से करना, तो ई बराबर होता है क्यू। क्यू आवेश है, क्यू क्या है? आवेश। ठीक है, एफ साइलेंट। ठीक है, ओके। 1 एस क्या है? सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? संपूर्ण 4πr²। इस गोले का क्षेत्रफल कितना होगा? 4πr²। ठीक है, cos थीटा कितना है? 0। cos थीटा कितना? 1। cos 0, तो cos 0 का मान क्या होता है? 1। तो बेटा क्या आंसर आएगा? देखिएगा, इससे ई बराबर क्या आ गया? 1/, ये 4π आगे ले लिया, ये एप्सिलॉन यहाँ लगा दिया। ठीक है, cos 0 का तो 1 हो गया, ये q यहाँ रख दीजिए, q ये r इसमें आ गया। 1 मिनट। तो ऐसे कर सकते हो। बस इसमें 2 चीजें याद रखिएगा कि सममिति से या गुसाइन सतह जो हमें चुननी होती है वो हमेशा वैद्युत क्षेत्र पर क्या होनी चाहिए? परस्पर लंबवत या समांतर। समांतर वर्ड मैंने यूज कर दिया, समांतर हो या लंबवत, जिससे थीटा निकालना आसान हो जाए। दूसरी बात,
उस बिंदु से अवश्य गुजरनी चाहिए जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना था। तो यहाँ इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना था तो इससे जरूर गुजरे। ठीक है, 2 बातें। चलिए, तो ये 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट बड़ा आसान है, जल्दी से बता देता हूँ। 5वां पॉइंट कह रहा है कि बंद सतह किसी भी विविक्त आवेश से नहीं गुजरनी चाहिए, विविक्त या अलग आवेश से। यानी जैसे कि यहां से मैं इसे हटाता हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लीजिएगा। मान लीजिए कई सारे आवेश रखे हैं, ऐसे Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, ऐसे कई आवेश हैं। तो बेटा कोई भी बंद सतह या गुसाइन सतह जो हम चुन रहे हैं, ये बेटा आवेशों से नहीं गुजरनी चाहिए, ये आवेश इसके अंदर ही रहनी चाहिए। अगर कोई सतह इससे ऐसे एक आवेश से गुजर गई या 2 आवेश से, तो ये बात गलत हो जाएगी। ये एक आवेश से गुजर रही है तो ये गलत बात, ये नहीं हो सकता। ये आवेश इस सतह के या तो अंदर होना चाहिए या बाहर, कभी भी सतह के ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, सतह के। तो आवेश गुसाइन सतह आवेशों से नहीं, किसी भी एक आवेश से नहीं गुजरनी चाहिए। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, नहीं तो ये पता नहीं चलेगा कि वो आवेश अंदर है या सतह के बाहर है। अगर सतह के बाहर आवेश होता तो मैंने उसके आपको बताया था कि उसकी वजह से बंद सतह से गुजरने वाला फ्लक्स शून्य होता है। पहले पढ़ा चुका हूँ लेक्चर 1.7.2 में, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ बंद सतह के कारण विद्युत फ्लक्स। चलिए, इसमें एक और बात है, परंतु सतत आवेशों से गुजर सकती है। पर अगर कंटिन्यू चार्ज है, कंटिन्यू चार्ज का मतलब ऐसे चार्ज, प्लस 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 प्लस, तो गुसाइन सतह इनसे गुजर सकती है, किसी क्रॉस करके तो चल जाएगा। ठीक है, कोई सतत आवेश है, सतत आवेशों से एक जगह भी क्रॉस कर सकते, 2 भी कर सकते, इन्हें कर सकते, तो मैंने लिख दिया, परंतु सतत आवेश से गुजर सकते। तो ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। आसानी से आपको कहीं मिलते नहीं है बुक में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5 का मैंने आपको बताया। अब इसका यूज हम इसके एप्लीकेशन है गॉस लॉ की, उसमें करेंगे। उससे पहले हम एनसीईआरटी के 2 एग्जाम्पल पढ़ेंगे। चलिए।